प्रातः स्मरामि खलु तत्सवितुर्वरेण्यं रूपं हिमण्डलं ऋचो तत्तनुर्यजूंषि सामानि यस्य किरणाः प्रभवादि हेतुं ब्रह्माहरात्मकमलक्षमचिन्त्य रूपम। सूर्य की रश्मियों से हो चुकी है प्रकृति प्रकाशित और इस प्रकाश से प्राभातिक कालखंड का हम सभी कर रहे हैं साक्षात्कार। हमारे प्रातःकाल या प्रभात का समय विशेष अच्छा हो अर्थात सुप्रभात हो, इसी विश्वास के साथ हम प्रभात या सुप्रभात की वेला में एक दूसरे को भी कहते हैं सुप्रभात। और यह सुप्रभात भारतीय संस्कृति, भारतीय ज्ञान परंपरा की छटा से जब हो उठता है उद्भासित, प्रकाशित, तो आप समझ लें कि हम डीडी न्यूज़ पर आप सभी भारतीय संस्कृति और ज्ञान परंपरा के अनुरागियों के लिए लेकर उपस्थित हैं कार्यक्रम विशेष सुप्रभातम के साथ। तो सूर्य की ऊर्जा से ऊर्जास्विता का और हमारे सुप्रभातम कार्यक्रम के द्वारा भारत भारती से जुड़ी मनस्विता को करें आप आत्मसात। इसी ध्येय के साथ मैं नारायण दत्त मिश्र उपस्थित हूँ आप सभी के बीच आपके चिर परिचित कार्यक्रम सुप्रभातम के एक और नए अंक को लेकर। तो स्वीकारें मेरा अभिनंदन, अभिवंदन और अभिवादन। सुप्रभातम में समय है अब समय के अर्थात काल के अभिज्ञान का और भारतीय संस्कृति की सामयिक मौलिकता को, उसकी वैज्ञानिकता को, उसकी अद्वितीयता के साथ बहुत ही संक्षेप में हम प्रस्तुत करते हैं सुप्रभातम के पहले प्रभाग के अर्थात आज के पंचांग के माध्यम से। तो आइए जान लेते हैं आज के पंचांग को सुप्रभातम की हमारी इस पहली प्रस्तुति के साथ। आज का पंचांग युगाब्द 5126, विक्रम संवत 2081, शक संवत 1946, उत्तरायण, चैत्र मास, कृष्ण पक्ष, षष्ठी तिथि, बृहस्पतिवार, अनुराधा नक्षत्र। आज का दिन सभी के लिए मंगलमय हो। आज के पंचांग की प्रस्तुति के बाद अब समय है सद्व्यवहार प्रबोधक सुभाषित की प्रस्तुति का। और आप जानते ही हैं कि सुभाषित अर्थात मधुर और प्रेरणापरक वचन। कहा भी गया है, मृदुम वै मन्यते पापो भाषमाणमशक्तिकम जितमर्थम विजानीयाद अबुधो मार्दवे सति। अर्थात मूर्ख मनुष्य मृदु या मीठा वचन बोलने वाले को शक्तिहीन समझा करते हैं और उस व्यक्ति द्वारा कोमलता का व्यवहार प्राप्त होने पर मैंने इस पर विजय पाली है ऐसा भी वे मान बैठते हैं। पर कोमल स्वभाव और मृदु व्यवहार की शक्ति को संपूर्णता के साथ समझना हो तो मृदु सदुपदेशों को सुभाषित के माध्यम से सुना और आत्मसात किया जाना चाहिए। तो आज सुभाषित नामक हमारी दूसरी प्रस्तुति में क्या है मधुर और प्रेरणापरक विचार, आइए यह जान लेते हैं हमारी चिर परिचित 3 भाषाओं के साथ, जहां हम आरंभ करते हैं सुभाषित की मूल भाषा संस्कृत से। दोषानपि गुणीकर्तुं दोषीकर्तुं गुणानपि शक्तो वादी न तत्तथ्यं। दोषा गुणा गुणा। वाद विवाद में कुशल व्यक्ति दोषों को भी गुण और गुणों को भी दोष सिद्ध करने में समर्थ हो सकता है, किंतु वह सत्य नहीं होता। दोष दोष ही है और गुण गुण ही है। A person skilled in debate may be able to prove false as virtues and virtues as false, but that is not the truth. There are false, false, and virtues, virtues. सुप्रभातम में अब समय है भारतीय ज्ञान परंपरा से जुड़ी एक प्रस्तुति विशेष का। आप जानते ही हैं कि जंतर मंतर यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित है। यहाँ उपस्थित उपकरण अति प्राचीन होकर भी आधुनिकता का प्रमाण दिया करते हैं। इन उपकरणों की सहायता से समय को पहले मापा जाता था और भविष्य में आने वाले ग्रहण के बारे में भी पता लगा लिया जाता था। तारों की गति का भी अनुमान यहाँ बखूबी लगाया जाता था। आइए देखते हैं इसी से जुड़ी यह विशेष रिपोर्ट।
भारत की संस्कृति एवं सभ्यता तो पूरे विश्व भर में विख्यात है ही, परंतु साथ साथ भारत जाना जाता है अपने खोजों और आविष्कारों के लिए। आर्यभट्ट के शून्य की खोज से लेकर सूर्य, चंद्रमा और ग्रहों की खोज हो, सभी खोजों का आरंभ भारतवर्ष से ही हुआ है। आज समय देखने के लिए सबके पास घड़ी या मोबाइल फोन जैसे उपकरण हैं, परंतु 300 साल पहले हमारे पास इस तरह के उपकरण नहीं थे। फिर हम समय का कैसे अंदाजा लगाते थे, यानी कि समय का अवलोकन कैसे करते थे? इसका हल निकलता है नई दिल्ली के जंतर मंतर में। जंतर मंतर के इतिहास को जानने के लिए आज से 300 साल पहले पीछे जाना होगा। साल 1724 में जयपुर के महाराजा जयसिंह द्वितीय ने जंतर मंतर का निर्माण करवाया था और यह 5 कैलेंडर और खगोलीय वेधशालाओं में से एक है। भारत अपने खगोलीय ज्ञान में और विज्ञान में कहीं पीछे नहीं था। राजा जयसिंह द्वितीय ने 1724 से लेकर 1734 तक जंतर मंतर का निर्माण कराया और जंतर मंतर में जो कला है जो देखने को मिलती है वो खगोल विज्ञान की प्रेरणा देती है। माने उस जमाने में हमारे पास ज्योतिष शास्त्र के जानकार, भवन निर्माण के जानकार इतने पारंगत थे कि उन्होंने अपनी खगोलीय विज्ञान के आधार पर सूर्य की गति, चंद्रमा की गति और नक्षत्र ग्रहों की गति का भी ज्ञान प्राप्त किया और उसको साक्षात उन्होंने प्रकट किया। उस ज्ञान को हम कैसे लोगों तक पहुंचा सकते हैं, लोग उसको देखें, उसकी रचना करके हमारे सामने रख दिया। दिल्ली के जंतर मंतर में 13 आर्किटेक्चरल एस्ट्रोनॉमी उपकरण है। इसका मुख्य उद्देश्य खगोलीय घटनाओं को संकलित करना और सूर्य, चंद्रमा और ग्रहों के समय और गति की भविष्यवाणी करना था। सम्राट यंत्र, मिश्र यंत्र, राम यंत्र, जयप्रकाश यंत्र और षष्ठमांश या सेक्सटेंट यंत्र जंतर मंतर के मुख्य आकर्षण हैं। सम्राट यंत्र से किसी भी स्थान का सूर्य समय, स्थानीय समय और सूर्य का झुकाव जाना जाता था। सम्राट यंत्र 70 फीट ऊंचा, 114 फीट लंबा और 10 फीट चौड़ा है। यह यंत्र दिन के समय को आधा सेकंड की सटीकता के साथ माप सकता है। मिश्रा यंत्र का प्रयोग वर्ष के सबसे छोटे और लंबे दिनों को निर्धारित करने के लिए और दोपहर के समय की भविष्यवाणी करने के लिए किया जाता था। इस यंत्र की सबसे खास बात यह है कि इसे खुद राजा जयसिंह द्वितीय ने डिजाइन किया था। रामा यंत्र का प्रयोग पृथ्वी पर अक्षांश और देशांतर के आधार पर तारों की ऊंचाई मापने के लिए किया जाता था। जयप्रकाश यंत्र का प्रयोग खगोलीय पिंडों, स्थानीय समय एवं अन्य राशि वलयों का समन्वयात्मक मापने के लिए किया जाता था। षष्ठमांश या सेक्सटेंट यंत्र का प्रयोग सूर्य के झुकाव, दूरी और व्यास मापने के लिए किया जाता था। अगर सरल भाषा में कहें तो दिल्ली के जंतर मंतर का निर्माण उस काल में टाइम और स्पेस की जानकारी लेने के लिए कराया गया था, जो कि आज भी जारी है। इस प्रकार के रेखा गणितीय हिसाब से उसका निर्माण किया गया है। उसमें सम्राट यंत्र की बात करें, हम राम यंत्र की बात करें या मिश्र यंत्र की बात करें, अष्टांश यंत्र की बात करें या जयप्रकाश यंत्र, इस प्रकार के 5-6 यंत्र के आधार पर उन्होंने जंतर मंतर की रचना की, जहां से सूर्य की किरणों के आधार पर समय को निर्धारित किया जाता था। उस जमाने में घड़ियां नहीं थी, लेकिन सूर्य पृथ्वी की गति के कारण से सूर्य की किरणें किस दिशा में जा रही हैं उससे समय निर्धारित किया जाता था। चंद्रमा की गति का भी इसी प्रकार से ध्यान में रख करके रात्रि के समय कैसे उसका अध्ययन किया जा सकता है, वह भी चंद्रमा की गति को प्रकट करने वाला जंतर मंतर स्थान है। इस दुनिया से अलग दूसरी दुनिया की खोज में कभी यहाँ पर वैज्ञानिक दिन रात शोध किया करते थे। जंतर मंतर के इन उपकरणों द्वारा वो पूरे देश नहीं बल्कि पूरे यूनिवर्स पर शोध किया करते थे।
भारतीयों के द्वारा बनाया गया यह जंतर मंतर आज भी इस चीज का उदाहरण प्रस्तुत करता है कि हमारी साइंस टेक्नोलॉजी कितनी ज्यादा उन्नत थी, जो आज भी खगोलीय घटनाओं को संकलित करता है। और ये जंतर मंतर का आर्किटेक्चरल एस्ट्रोनॉमी उपकरण वैज्ञानिक टेक्नोलॉजी वास्तुकला का प्रतीक बना हुआ है। राजमंगल पांडे के साथ जनेंद्र सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो यह थी भारतीय ज्ञान परंपरा से जुड़ी हमारी विशेष प्रस्तुति। और सुप्रभातम में अब समय है स्वास्थ्य मंत्र का। हम जानते हैं कि दांतों का स्वास्थ्य संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। दांतों की समस्याएं हर आयु के लोगों को प्रभावित किया करती हैं। दांतों की समस्याएं बच्चों में भी देखी जाती हैं। दांतों को साफ करने में लापरवाही का नतीजा दांतों की समस्याओं के रूप में सामने आता है। दांतों की समस्याओं से बच्चों को कैसे बचाया जा सकता है और बचपन से ही दांतों की देखभाल क्यों आवश्यक है, आइए देखते हैं किरण भारद्वाज की इस रिपोर्ट के माध्यम से। दांतों की अच्छी सेहत शिशुओं और बच्चों के संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होती है। दांत उन्हें बोलने और खाने में मदद करते हैं। बच्चों में खान पान की गलत आदतें और साफ सफाई का ध्यान न रखना कई तरह की दांतों की समस्याओं को निमंत्रण देती है। आमतौर पे देखा गया है कि जो माएँ होती हैं, अगर बच्चा रो रहा होता है तो उसको दूध का बॉटल लगा देती हैं और पूरी रात जो है बच्चा दूध का बॉटल लगा के सोता रहता है, जिससे कि दांतों में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, कीड़े लगने से हो जाते हैं। नर्सिंग बॉटल कैरीज बोलते हैं उसको। तो हमें सभी से सलाह ये है कि बॉटल दूध जो है एक टाइम के लिए पिलाएं, उसे लगाकर सुलाएं ना। दूध के दांत उतने ही इम्पॉर्टेंट हैं जितने कि परमानेंट दांत होते हैं। दूध के दांतों से ही आने वाले दांतों के जो है संरचना डेवलप की जाती है। तो दूध के दांतों का बचाव ही परमानेंट दांतों के स्ट्रक्चर का एक आधार होता है। आमतौर पे 6 महीने पे पहला दांत आता है बच्चों में। उसके पहले बच्चा जब दूध पीता है तो उसका जो एरिया होता है, वेस्टिब्यूल होता है, वो उसमें दूध जमा रह जाता है, सारी चीज़ें होती हैं, उससे दुर्गंध भी आने लगती है, उससे इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। तो उस वक्त भी जब आपके दांत ना आए हों शिशुओं में, तो एक स्टरलाइज्ड कॉटन से गुनगुने पानी में डाल दें और उस वेस्टिब्यूल को अच्छी तरह साफ़ करें जहाँ भी दूध जमा हुआ है या कोई खाना पीने की चीज़ें जमा हुई, जो आगे दांत उगने में भी सहायता देती है और स्वस्थ भी रखती है। दांतों की समस्याएं बच्चों में बेहद आम है। इसका कारण काफी हद तक उनके खान पान और मुंह की साफ सफाई न करने से जुड़ा हुआ है। यदि खाना खाने के बाद मुंह को ठीक से साफ न किया जाए या रात भर शिशुओं के मुंह में दूध की बोतल डाल दी जाए तो इससे दांत की समस्याएं हो सकती हैं। यदि बच्चे के दूध के दांतों में समस्या है तो उससे आगे आने वाले दांतों में भी समस्या उत्पन्न हो सकती है। इसलिए आवश्यक है कि मुख के स्वास्थ्य पर बचपन से ही ध्यान दिया जाए। शिशुओं को अच्छा खान पान दें और अच्छे प्रोटीन वगैरह युक्त दें, तो उससे दांत भी जो है अच्छी तरह से उगते हैं, उनका इरप्शन अच्छी तरह होता है। और जो बच्चों में दांतों में देखा गया है कि उसमें फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट का इस्तेमाल ज़्यादा करें। जिस फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट में होता क्या है कि कैरीज से लड़ने की क्षमता ज़्यादा होती है और उनके जो प्रॉपर ब्रशिंग हैबिट डेवलप करें बच्चों में, सुबह और शाम ब्रश कराएं। जो बच्चों के ब्रश होते हैं वो स्पेशली डिज़ाइन किए जाते हैं, उसमें सॉफ्ट ब्रिसल्स होते हैं और जो टूथपेस्ट लेते हैं वो मटर के दाने के बराबर से ज़्यादा ना लें। इससे ज़्यादा लेने से उसका कोई उपयोग नहीं होता है बल्कि नुकसान ही होता है। बच्चे के मुख की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। बचपन से ही बच्चों में सही खान पान की आदत डालें। उन्हें सोने से पहले ब्रश करना सिखाएं और उसके दांतों की जांच अवश्य करवाएं, जिससे बच्चों के मुंह का स्वास्थ्य ठीक रहे और आपका बच्चा सेहतमंद बने। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। और सुप्रभातम में अब समय हो गया है एक अल्प विराम लेने का। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। हम अन्य प्रस्तुतियों के साथ जल्द ही लौटते हैं। कैसे धंधा बढ़ेगा, कैसे गल्ला चलेगा, कैसे टाइकून बनेगा, ये काफी नहीं बेटा, तो स्कूटर है तेरा कब रॉकेट बनेगा।
सिर्फ अक्षर बढ़ाने से बिजनेस बढ़ता तो हर बड़ा बिजनेस यही करता। बिजनेस बढ़ता है क्रेडिट से। अपनी दुकान में क्रेडिट ऑन यूपीआई अपनाओ। कस्टमर्स को यूपीआई पे क्रेडिट मिलेगा तो कस्टमर्स बढ़ेंगे और उनकी शॉपिंग भी। क्या समझे? अपने पेमेंट पार्टनर से संपर्क करें। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो एनपीएस एक इक्वालिटी ला रहा है। हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। सुप्रभातम में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। योग एक प्राचीन पर सदैव अद्यतन स्वरूप वाला वह विशेष अभ्यास जो शारीरिक, मानसिक व आध्यात्मिक रूप से मानव मात्र के स्वास्थ्य को परिभाषित करता रहा है। यह योग ही है जिसने मानव की ध्यान व धारणा शक्ति को बढ़ाते हुए उसके आध्यात्मिक और मानसिक विकास को एक नई दिशा दिखाई है। और ऐसा करते समय भी योग द्वारा आरंभिक शारीरिक स्वास्थ्य को भी कभी कमतर नहीं समझा जाता। इसलिए ही शरीर के अंगों प्रत्यंगों तक को सर्वदा स्वस्थ रखने के लिए भी योग विद्या विचार करती रही है। इसलिए आज मुख के स्वास्थ्य को भी महत्व देते हुए योग की क्रियाएं कैसी निरूपित की गई हैं, यह हम जान लेते हैं। मुख के स्वास्थ्य के लिए योग विद्या में वर्णित कुछ योग क्रियाओं को हमारे योग के प्रभाग में। ओरल हाइजीन, मुंह की गंदगी और बीमारियों से बचाव के लिए जानते हैं कुछ क्रियाएं। पहला है जीवमूल शोधन और दूसरा है गंदुश। जीवमूल शोधन के लिए सबसे पहले हम वॉश बेसिन के आगे आके खड़े हो जाएंगे और हमारी पहली 2 उंगलियों से जीभ को साफ करेंगे पीछे तक, उतना जब तक कि हमें उल्टी जैसा महसूस ना हो जाए, पर उल्टी नहीं करनी है। उसके बाद मुंह में पानी भरेंगे, मुंह को साफ करेंगे और रिलैक्स हो जाएंगे। गंडुश क्रिया के लिए सबसे पहले हम वॉश बेसिन के आगे आके खड़े हो जाएंगे, हथेली से पानी भरेंगे, मुंह में लेंगे और पूरे मुंह को पहले दाईं तरफ फिर बाईं तरफ, ऊपर नीचे पूरी तरह से अच्छे से पानी से साफ करेंगे और उस पानी को फेंक देंगे। इस प्रकार इन योगिक क्रियाओं से हमारी जीभ साफ रहती है, मुंह से बदबू नहीं आती और दांत में कीड़ा नहीं लगता। आइए जानते हैं कुछ प्रैक्टिकल टिप्स हमारी योग गुरु हंसा जी योगेंद्र से। नमस्कार। हमारी शक्ल, हमारी मौखिक प्रक्रियाएं अच्छी रहनी चाहिए। जैसे हमारे दांत हैं, हमारे बसूड़े हैं, वो पहले तो स्वस्थ होने चाहिए। उंगली से बसूड़ों की मालिश करना, मसाज करना, जस्ट गुनगुना पानी पीने के बाद में, जिससे मसूड़े थोड़े नरम हो जाएंगे और फिर जब आप मसाज करेंगे तो अच्छी मसाज होगी, बहुत ज़रूरी है। दांत की स्वच्छता के लिए आप ब्रश वगैरह तो करेंगे ही, लेकिन सादा नमक उसमें थोड़ी सी हल्दी डालकर और उसको अगर उंगली से दांतों में रगड़ेंगे ना, तो उससे भी दांत काफ़ी चमकीले हो जाएंगे। गले के लिए ज़रूरी है और अंदर के गाल के अंदर की परत के लिए बहुत ज़रूरी कि एक तेल, कोकोनट ऑयल 1 बड़ा चम्मच मुंह में लेके उसे घुमाते रहें, स्विच करते रहें यहाँ से वहाँ, और इस तरह मुंह की भी कसरत हो जाएगी और अंदर स्वस्थता आ जाएगी। तो ये सब चीज़ें भी करनी ज़रूरी है ही। नमस्कार। और अब समय है योग की मूल भाषा संस्कृत भाषा को जानने का। तो अब हमारे सहयोगी गवीश द्विवेदी के पास संस्कृत भाषा के अभ्यास के लिए आइए चलते हैं संस्कृत पाठशाला की कक्षा में।
नमो नमः मित्राणि। संस्कृतपाठशालायाः एतस्यां कक्षायां भवतां सर्वेषामपि स्वागतम्। मम नाम गवीशः। संस्कृत की पाठशाला में आज हम आपको शिष्टाचार के कुछ वाक्य सिखाएंगे, जिनके प्रयोग से आप संस्कृत संभाषण के क्रम में आगे बढ़ सकेंगे। आपसे विनम्र अनुरोध है, आप इन वाक्यों को कहीं अवश्य लिख लें और बारंबार इनका अभ्यास करते रहें। आइए सीखते हैं इन वाक्यों को, इन फ्रेजेस को। अगर हमें कहना हो ऐसा ही हो, तो इसके लिए संस्कृत में कहेंगे तथैव अस्तु। तथैव अस्तु। मैं जानता हूं, इसे संस्कृत में कहेंगे अहम जानामि। अहम जानामि। जी, वह ठीक है। इसके लिए संस्कृत में कहेंगे आम तत् सत्यम। आम तत् सत्यम, अर्थात हाँ, वह ठीक है, सही सूचना है। तो इसे संस्कृत में कहेंगे समीचीना सूचना। समीचीना सूचना। जरा सा या थोड़ा सा, इसे संस्कृत में कहेंगे स्वल्पम एव। स्वल्पम एव। वह क्यों नहीं होता, यदि इसे संस्कृत में बोलना हो तो कहेंगे किमर्थम तद न भवति। किमर्थम तद न भवति। खैर छोड़िए या जाने दीजिए। इस भाव के लिए संस्कृत में कहेंगे भवतु नाम। भवतु नाम। ऐसा भी है क्या, इसे संस्कृत में कहेंगे एवं अपि अस्ति किम। एवं अपि अस्ति किम। और क्या, इसके लिए कहेंगे अथ किम। अथ किम। नहीं तो, इस पद के लिए प्रयोग करेंगे नैव किल। नैव किल। ठीक है, इसके लिए संस्कृत में कहेंगे भवतु। भवतु। आइए, इसके लिए संस्कृत में प्रयोग होगा आगच्छतु। आगच्छतु। बैठिए, इसके लिए प्रयोग होगा उपविशतु। उपविशतु। यदि थोड़ा इसमें आदर आप जोड़ना चाहते हैं तो इसमें आप कृपया पद का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कृपया उपविशतु। कृपया बैठिए। बिल्कुल नहीं, इसके लिए संस्कृत में कहेंगे कदापि न। कदापि न। और क्या, किमन्यत। किमन्यत। मित्रों, आज के अंक में हमने कुछ वाक्यों को सीखा है। आप करते रहिए इनका अभ्यास। व्यवहार में आने वाले ऐसे ही कुछ और वाक्यों को लेकर आपके समक्ष होंगे हम उपस्थित। तब तक के लिए नमस्कार। नमो नमः। पुरुषस्येह जातस्य भवन्ति गुरवस्त्रयः आचार्यश्चैव काकुत्स्थः पिता माता च राघव। अर्थात इस संसार में उत्पन्न पुरुष के 3 ही गुरु होते हैं, आचार्य, पिता एवं माता। तो इन श्रेष्ठ जनों का हम सदैव सम्मान करें, भारत और भारतीयता का संप्रसार करें, अपनी योग्यता व विशेषज्ञता का संवर्धन करें। इन्हीं सत्परामर्शों व शुभकामनाओं के साथ सुप्रभातम के आज के अंक में इतना ही। अभी हमें दें अनुमति, सुप्रभातम के एक और नए अंक को लेकर लौटेंगे हम कल पुनः प्रभात की वेला में। तावत नमो नमः।